अस्सलाम वालेकुम। लेज़र एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में हमने क्वांटम मैकेनिक्स का रिव्यू स्टार्ट किया था। इसी रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर को लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम केविटी रेजोनेंस स्टडी करेंगे तो उसमें क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस किया जाएगा। आज के लेक्चर की अगर हम आउटलाइन देखें तो क्लासिकल रिव्यू सबसे पहले हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का देखेंगे, फिर क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्लासिकल रिव्यू देखें तो हम स्टार्ट करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स से। F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स हुक्स लॉ के मुताबिक वन डायमेंशनल फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, और यही फोर्स जो है ये न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ऑसिलेटर में एक्सलेशन प्रोड्यूस करेगी। तो F इज़ इक्वल टू एम ए, या ए को हम डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर। तो फोर्सेस को लेकर हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। हुक्स लॉ को और न्यूटन के सेकंड लॉ को हमने आपस में इक्वेट किया तो हमारे पास एम डी टू एक्स और डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। और अगर हम m को शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो डी टू एक्स और डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के और एम इंटू एक्स। या फिर अगर हम राइट साइड पे जो टर्म है इसको शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पे टर्म के साथ तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो डी टू एक्स और डी टी स्केयर प्लस के और एम इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑसिलेटर क्लासिकली। मज़ीद कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो के और एम को हम ओमेगा स्केयर से रिप्रेजेंट कर देंगे तो डी टू एक्स और डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर हम इसका सलूशन देखें तो इस इक्वेशन का सलूशन जो है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आता है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये जहन में रखना लाजमी है कि हमारा ऑसिलेटर जो है वो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, और उस पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो यानी कि जो सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। और यहाँ पे ए जो है ये एम्पलीट्यूड के तौर पर आ रहा है। फाई जो है ये इनिशियल फेज़ है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। इसी किस्म का ऑसिलेटर जो कि क्लासिकली हम देख रहे हैं, इसके अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला है यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल ऑफ लिमिट्स हैं ज़ीरो टू एक्स। और ज़ीरो जो है वो स्टार्टिंग लिमिट हमने यानी कि मीन पोजीशन से ली, और एक्स जो है कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है मीन पोजीशन से। एफ ऑफ एक्स यानी कि फोर्स जो कि हुक्स लॉ के मुताबिक माइनस के एक्स आएगी, और डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने माइनस साइन जो है वो सॉरी यहाँ पे जो है वो माइनस साइन आप देख रहे हैं कि मैंने नहीं लगाया हुआ। उसकी वजह क्या है, तो इक्वेशन में हमें पहले से एक माइनस साइन नज़र आता है, हुक्स लॉ के मुताबिक माइनस के एक्स पुट किया तो माइनस प्लस प्लस हो गया, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव शो नहीं किया। खैर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा वन और टू के एक्स स्केयर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्लासिकली। और अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू वन और टू के ए स्केयर आ जाएगा। ए जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और के जो है ये फोर्स कांस्टेंट के तौर पर अपीयर हो रहा है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि मैंने फोर्स कांस्टेंट की बात की है ना कि स्प्रिंग कांस्टेंट की। यानी कि हमारा सिस्टम जो है कोई भी हार्मोनिक ऑसिलेटर हो सकता है। अगर वो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है तो डेफिनेटली फिर स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक सिंपल पेंडुलम है तो के ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। या किसी और किस्म का ऑसिलेटर है तो उसी के मुताबिक फोर्स कांस्टेंट के आएगा। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म आई है अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली तो आप देख रहे हैं कुछ इस किस्म का ग्राफ हमें नज़र आएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को ड्रॉ किया है। अगर काइनेटिक एनर्जी को भी ड्रॉ करें तो यही ग्राफ जो है इन्वर्टेड फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो एनर्जी माइनस ए से प्लस ए के दरमियान में है, और यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वेरी करती है माइनस ए टू प्लस ए, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट्स हैं। और फिर पोटेंशियल इसका मतलब ये है, और एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो भी होती है। और कहाँ पे होती है, मेन पोजीशन पर आकर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो ज़ीरो हो रहा है। हम इक्वेशन के मुताबिक देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है एक्स स्केयर पर। तो इस लिहाज से एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि मैथमेटिकली जो है ये रिलेशन हमें ये बताएगी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। और दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जहाँ पे एक्स ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, जो कि मीन पोजीशन है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फिर टोटल एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पे क्योंकि एक्स
और डेफिनेटली एम्पलीट्यूड ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी ज़ीरो होगी क्लासिकली। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकली। तो क्वांटम मैकेनिकली हम अगर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लें तो उसकी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगी, बल्कि सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होंगी उसकी एनर्जी की, मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी एनर्जी की। और इसी के साथ अगला पॉइंट हमारा ये होगा कि जो एनर्जी की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, जैसे कि हम क्लासिकल रिव्यू में देखा है कि एनर्जी जो है वो मेन पोजीशन पे ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो है क्वांटम मैकेनिकली ज़ीरो नहीं होगी एक माइक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर की। और इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये वजह ख़ुद से ढूंढिए, और आई थिंक कि आप ये वजह जानते होंगे, और नहीं जानते तो आई थिंक कि आप इजीली ढूंढ सकते हैं। अब क्वांटम मैकेनिकली हमें जो है वो एक पॉइंट पे और पॉइंट पे भी गौर करना पड़ता है, वो ये कि ऑसिलेटर यानी कि हमारा जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी जो मोशन की प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ -a टू +a तक ही महदूद नहीं रहेगी, यानी कि उसके लिए यही लिमिट्स नहीं होंगी, वो इन लिमिट्स से बाहर भी जा सकता है क्वांटम मैकेनिकली, जिसको हम बैरियर टनलिंग कहते हैं। जी, तो फिर अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकली मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ऑसिलेटर की, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास मौजूद है एक ऐसे ऑसिलेटर के लिए जिसका पोटेंशियल जो है वो 1/2 के एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पे हम क्योंकि वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं एक ऑसिलेटर के लिए। जी, तो -h कट स्केयर ओवर 2m d2 साई और dx स्केयर प्लस u ऑफ x साई इज इक्वल टू ई साई। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे? u ऑफ x को एक तो हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, और इसकी फिर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/2 के एक्स स्क्वायर वो पुट करेंगे। साई को हमने कॉमन ले लिया, और इसके बाद हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं। जी, तो अब हमने ये करना है कि -h कट स्क्वायर और 2m को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये उल्टा के मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव साइन भी साथ में लेफ्ट राइट साइड पे आ गया, तो 2m ओवर h कट स्क्वायर हो गया। और अगर हम ये सारी टर्म जो हमने राइट साइड पे शिफ्ट की थी उसको दोबारा से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे साथ दरमियान में प्लस साइन आ जाएगा, d2 साई और dx स्क्वायर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वायर इंटू e माइनस 1/2 के x स्क्वायर होल अप्लाइड ऑन साई इज इक्वल टू 0, साई जो कि हमारे यहाँ पे वेव फंक्शन है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो लास्ट में हमें मिल रही है, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि अगर हम सॉल्व करना चाहें, सबसे पहली तो बात तो ये है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल साई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आने के लिए लाजमी है कि जो टर्म हमारे पास यहाँ पे आ रही हो वो डायमेंशन लेस हो, लेकिन क्योंकि वो एक्सपोनेंट की पावर में आएगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास डायमेंशन लेस नहीं बन रही। एक चीज़ जहन में रखें कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायमेंशन लेस की, यानी कि हम सिर्फ यूनिट्स पे फोकस करेंगे। तो अगर हमने इस इन टर्म्स को डायमेंशन लेस बनाना है तो उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसकी मदद से हम सॉल्व करते हुए इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं। मैंने जो तरीका अपनाया है वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ जो मैंने सेलेक्ट की हैं आर्थर बाइजर से कॉन्सेप्ट लेकर मैंने डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ जो अप्लाई की हैं उसके मुताबिक मैं फिर इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। तो वो डायमेंशन लेस क्वान्टिटीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2πm न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय h कट इनटू x, और x जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर है। और यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी जो है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2e ओवर h न्यू। तो याद रखें कि h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे मेरा मकसद जो है वो सिर्फ यूनिट्स के या डायमेंशन के लिहाज से डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है वो जनरेट करना है, ना कि जो हमारी क्वांटिटीज़ जो हमें नज़र आ रही हैं इक्वेशंस में उनको सिंप्लीफाई करना या उनको इक्वेट करना है। एनीहाउ अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आप जो है वो यही डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ जो मैंने ली हैं इनको इक्वेशन में पुट करें और सॉल्व करें।
और आप देखें कि आपके पास वापस वही इक्वेशन बनेगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बहरहाल हम अगर उस कंसेप्ट में जाए बगैर भी आगे कंटिन्यू करें तो हमें सिर्फ सॉल्यूशन से गर्ज है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं ऐसा कि आप जो है ये देखें कि ये डिमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कैसे यहाँ पे आई हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और भी आपकी हेल्प कर देता हूँ कि के को एम ओमेगा स्केयर लीजिएगा, और ओमेगा जो है ये 2 पाई न्यू के बराबर है, आप जानते हैं। एनी हो, जब हम इन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन, और यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं उसे करेक्ट करता हूँ। वो क्या है, यहाँ पे y आना था, तो d2 साई ओवर डी वाई स्केयर प्लस अल्फ़ा माइनस वाई स्केयर साई इज़ इक्वल टू 0। चलें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये जहन में रखिएगा कि x की जगह y आना था। बहरहाल अब ये इक्वेशन जो है इसमें ये वाली क्वांटिटीज़ डायमेंशनलेस हैं, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियली हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन हमें फिर और भी जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ेगी, तो वो कंडीशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। और यहाँ पे फिर से थोड़ा सी गड़बड़ है कि यहाँ पे साथ में डी वाई आना था। एनी हो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें कहती है कि हमारे पास जो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए वेव फंक्शन आएगा, वो वेव फंक्शन जो है अगर हम उसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करें उस पर, तो आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो जब हम हमारे पास, मैं दोबारा से रिपीट करूँ कि यहाँ पे डी वाई भी आएगा, अच्छा, और यहाँ पे x की जगह y आएगा। अच्छा, अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास जो ये अल्फ़ा है, इसको बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में आए। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए बड़ी सिंपल सी रिलेशन जो कि हम शुरू से ही प्लांक्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक पढ़ते आ रहे हैं, इज़ इक्वल टू एन एच न्यू, और n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स को या नंबर ऑफ़ रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सिंपल सी बात है, 2 इज़ इक्वल टू 2 एन एच न्यू, और एच न्यू को अगर हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 ई ओवर एच न्यू इज़ इक्वल टू 2n। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि 2 ई ओवर एच न्यू जो है वो अल्फ़ा के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2n। तो लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी। वो मॉडिफिकेशन ये है कि अल्फ़ा जो है वो हम 2n के बराबर, जस्ट 2n के बराबर नहीं रख सकते, बल्कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 हमें करना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। n जो है जो कि क्वांटम नंबर है, ये 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें कहती है कि अल्फ़ा जो है ये टोटली ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 होनी चाहिए। तो फिर डेफिनेटली हमारे पास जो कंडीशन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2n आ रही है ये सफिशिएंट नहीं है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू n प्लस 1 होना चाहिए। अच्छा, जब ये कंडीशन आ जाएगी तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास 2 ई ओवर एच न्यू इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 आ जाएगा। अल्फ़ा को दरमियान से अगर हम हटा दें और ये जो 2 हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है इसको हम शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो ई ओवर एच न्यू इज़ इक्वल टू n प्लस 1/2 हो जाएगा। या फिर एच न्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो इज़ इक्वल टू n प्लस 1/2 इंटू एच न्यू आ जाएगा। एनर्जी की इक्वेशन हम चाहते थे टोटल एनर्जी की, वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। n जो है ये क्वांटम नंबर है, 0 1 2 3 सो ऑन। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो है वो ई नॉट, यानी कि n की अगर हम वैल्यू 0 पुट करें तो ई नॉट इज़ इक्वल टू 1 और 2 एच न्यू, ये हमें कम से कम एनर्जी की वैल्यू मिल रही है जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और ये हमें वैल्यू बता रही है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्वांटम मैकेनिकली जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, और एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं कि हम बात करें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की। जी, तो मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ये काइंडली आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट हो जाएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा कि इस क्या रीज़न है कि टोटल एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगी। ग्राफिकली अगर हम फिर देखें क्वांटम मैकेनिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स, तो हमें कुछ इस तरह की जो है वो फॉर्म मिलती है
इसमें जो टोटल एनर्जी है वो हम देख रहे हैं कि वो पैराबोलिक फॉर्म में हमें मिल रही है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि बहुत सारे लेवल्स को जब हम बहुत सारे डिस्क्रीट लेवल्स को जब हम मिलाएंगे तो अब फिर हमें ये पैराबोलिक फॉर्म मिलेगी। और दरमियान में जो डिस्क्रीट लेवल्स हैं वो n की वैल्यूज़ पुट करते हुए हमें मिल रहे हैं। एक चीज़ और भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इन डिस्क्रीट लेवल्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो एक जैसी है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की या फिर एक ऐसे पार्टिकल की जो कि एक बॉक्स में एक पोटेंशियल वेल में जो है वो कैद होता है, तो उसके लिए हमें कुछ इस किस्म के इस किस्म का फॉर्मेट एनर्जी का नज़र नहीं आता। लेकिन एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकली, तो उसकी एनर्जी के लेवल्स के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो हमें इक्वल नज़र आ रही है। तो ये था कॉन्सेप्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।